नमस्कार, विदर्भ की बात वीकेबी न्यूज के दोपहर के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। तो रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। नागपुर में कोरोना वायरस के बाद अब हो रहा है मच्छरों का हमला। डेंगू से मेयो के 30 निवासी डॉक्टर बीमार। हुड़केश्वर के महेश राउत आत्महत्या मामले की जांच कर रही है क्राइम ब्रांच। 3 महीने में पुलिस नियंत्रण कक्ष में 30 कॉल किए जाने की जानकारी आई सामने। और नागपुर विद्यापीठ का स्थापना दिवस समारोह संपन्न। उद्योगपति सत्यनारायण नुवाल और चंद्रकार चन्ने को जीवन साधना पुरस्कार। और अब खबरें विस्तार से। हालांकि डॉक्टरों ने कोरोना की तीसरी लहर की संभावना जताई है, लेकिन फिलहाल राहत मिली है। कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित किए गए वार्ड सहित आईसीयू में नॉन कोविड मरीजों का इलाज चल रहा है। इस बीच जिले में वायरल सहित डेंगू, मलेरिया, डायरिया ने आतंक मचा रखा है। बच्चों में डेंगू के सबसे अधिक मामले देखने को मिल रहे हैं। मेडिकल और मेयो में मरीजों का इलाज करने वाले निवासी डॉक्टर भी डेंगू के चपेट में आ रहे हैं। करीब 30% से अधिक निवासी डॉक्टर डेंगू ग्रस्त हो चुके हैं। इन दिनों मेडिकल, मेयो सहित प्राइवेट अस्पतालों में नॉन कोविड मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। स्थिति ये है कि वेंटिलेटर भी कम पड़ने लग रहे हैं, लेकिन मरीजों के साथ ही अब डॉक्टर भी बीमार होते जा रहे हैं। मेयो में पिछले शनिवार तक 17 डॉक्टर डेंगू पॉजिटिव हो चुके थे। इसके साथ ही दूसरे डॉक्टर भी वायरल से पीड़ित हो रहे हैं। मेयो में फाइनल ईयर निवासी डॉक्टरों की परीक्षा शुरू होने से वे कार्य पर नहीं आ रहे हैं। इस वजह से JR1 और JR2 पर काम का बोझ बढ़ गया है। इनके अलावा ENT विभाग के सभी 4 डॉक्टर डेंगू पॉजिटिव हो गए हैं। वहीं सर्जरी विभाग में भी 12 लोग बीमार पड़ चुके हैं। इसमें ज्यादातर डॉक्टरों को डेंगू हुआ है। फिलहाल 7 रेजिडेंट डॉक्टर ड्यूटी पर नहीं है। मेडिसिन विभाग के कई निवासी डॉक्टर डेंगू से पीड़ित होने के कारण अस्पताल में भर्ती है। न्यू सोमवारीपेट रघुजी नगर निवासी महेश राउत की आत्महत्या के मामले को लेकर जमकर हंगामा हुआ है। परिजनों ने पुलिस द्वारा मारपीट किए जाने से आहत होकर आत्महत्या करने का आरोप लगाया है। हालांकि पुलिस कुछ और ही दावा कर रही है। पुलिस का कहना है कि आत्महत्या के पीछे पारिवारिक कारण है, लेकिन बेवजह मारपीट को लेकर प्रकरण को दूसरी दिशा देने का काम किया जा रहा है। इसी बीच पुलिस ने महेश की कॉल डिटेल्स और कंट्रोल रूम में किए गए फोन कॉल की जानकारी इकट्ठा की। जांच में पता चला कि उसने 3 महीने में 30 बार अलग अलग कारणों को लेकर कंट्रोल रूम को कॉल किया था। इसमें ज्यादातर कॉल पड़ोस में रहने वाली चंदा बर्वे से जुड़े थे। इतना ही नहीं, अलग अलग प्रकार की शिकायत लेकर महेश ने हनुमान नगर जोन कार्यालय में भी 26 कॉल किए थे। महेश द्वारा बार बार कॉल किए जाने की वजह से गश्त करने वाले बीट मार्शल परेशान थे। सोमवार की शाम भी पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे तो वहां कोई विवाद नहीं हो रहा था। महेश ने परिसर में रहने वाले राहुल शेंडेकर के नाम पर कॉल किया था। पुलिसकर्मी लगातार कॉल करते रहे, लेकिन महेश ने अपना फोन चार्जिंग पर रखा था। इसी बौखलाहट में पुलिसकर्मियों ने महेश को थप्पड़ लगा दिए। वैसे बताया जाता है कि सोमवार की रात उसका पारिवारिक विवाद भी हुआ था। इसी विवाद में पत्नी रात को ही घर से निकल गई थी। क्राइम ब्रांच विभिन्न मुद्दों पर प्रकरण की जांच कर रही है। राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने कहा कि भारतीय बौद्धिक परंपरा का आदर सभी का कर्तव्य है। सभी को भारत के गौरवशाली इतिहास और भारतीय संस्कृति पर अभिमान होना चाहिए। वे विश्वविद्यालय के 98वें स्थापना दिवस समारोह में बतौर अतिथि बोल रहे थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता उपकुलपति प्राध्यापक सुभाष चौधरी ने की। सिन्हा ने नालंदा तक्षशिला विद्यापीठ के बारे में प्रकाश डालते हुए कहा कि विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षणिक क्षेत्र में प्रभावी योगदान होना चाहिए। प्रास्ताविक भाषण उपकुलपति संजय दूधे ने दिया। इस अवसर पर 2020 का राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज जीवन साधना पुरस्कार चित्रकार चंद्रकांत चन्ने को दिया गया। सम्मान पत्र में बसोली के माध्यम से छात्रों के संबंध व देश विदेश के चित्रों की प्रदर्शनी का उल्लेख किया गया, जबकि इस वर्ष का पुरस्कार उद्योजक सत्यनारायण नुवाल को प्रदान किया गया। नुवाल द्वारा उद्योग क्षेत्र में किए गए कार्य और देश के विकास में योगदान के लिए उक्त पुरस्कार प्रदान किया गया। समारोह में विश्वविद्यालय अधिकारी सतीश मुरमारे, नवीन मुंगले, कर्मचारी नितिन खरवड़े, कोठे को उत्कृष्ट कर्मचारी अधिकारी का पुरस्कार प्रदान किया गया। वहीं डॉक्टर बलराज अहेर, स्वर्ण पदक मनोज मेश्राम व गजानन कावले को दिया गया। अंकुश शिक्षण संस्था व संताजी शिक्षा संस्था को इस वर्ष का संस्थागत पुरस्कार दिया गया।
कोरोना की तीसरी लहर की संभावना के मद्देनजर एक और जहां प्रशासन तैयारी कर रहा है, वहीं दूसरी ओर शासकीय अस्पताल भी मुस्तैद होने लगे हैं। माह के अंत तक कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ सकती है। नया वेरिएंट तेजी से फैलने की वजह से अधिकाधिक लोगों को संक्रमित कर सकता है। इस हालत में हर दिन हजारों की संख्या में नमूनों की जांच करना होगा। इस तैयारी के तहत शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व अस्पताल को 2 RT-PCR मशीनें मंजूरी हुई है। इन 2 मशीनों को मिलने के बाद मेडिकल की प्रयोगशाला में एक दिन के करीब 6000 से अधिक नमूनों की जांच की जा सकेगी। पिछले वर्ष जब जिले में कोरोना वायरस ने आतंक मचाया था, तब मेयो और मेडिकल में ही नमूनों की जांच की व्यवस्था थी। बाद में प्राइवेट लैब को भी मंजूरी मिली और शासकीय स्तर पर भी प्रयोगशाला तैयार की गई। जब सर्वाधिक मरीज मिल रहे थे, उस समय 24 घंटे के भीतर 17,000 से अधिक नमूनों की जांच की जा रही थी। लेकिन टेस्टिंग की गति धीमी होने से रिपोर्ट प्राप्त होने में 2-3 दिन का समय लग रहा था। जांच क्षमता बढ़ाने के लिए मेडिकल प्रशासन ने मशीनों की मांग की थी। इसके लिए पालक मंत्री नितिन राउत और जिलाधिकारी द्वारा तुरंत मेडिकल के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। 2 RT-PCR मशीन उपलब्ध कराने के लिए प्रशासकीय मंजूरी मिल गई है। इन मशीनों की लागत करीब 2 करोड़ है। नई मशीनें मिलने से मेडिकल में एक दिन में 6000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच की जा सकेगी। भीमा कोरेगांव में 1 जनवरी 2018 को हुई घटना एल्गार परिषद के कार्यक्रमों से इसे जोड़ने के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए सरकार ने UAPA के तहत अधिवक्ता सुरेंद्र गडलिंग को भी गिरफ्तार किया। इसी तरह गढ़चिरौली जिले में सुरजागढ़ हिल्स पर वर्ष 2016 में 70 वाहनों को जलाने की हुई नक्सली घटना को लेकर भी उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। इसी मामले में जमानत के लिए गडलिंग द्वारा हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। लंबी सुनवाई के बाद न्यायाधीश रोहित देव ने स्थायी जमानत की अर्जी में अस्थायी जमानत देने शीघ्र सुनवाई करने से ही इनकार कर दिया। बुधवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि यदि किसी तरह की शीघ्रता है तो याचिका पर सुनवाई के लिए द्वय बेंच के समक्ष याचिका दायर की जा सकती है। भीमा कोरेगांव मामले में NIA द्वारा दर्ज मामले में हाईकोर्ट की मुख्य पीठ की ओर से पहले ही मानवीय आधार पर 9 दिन की अस्थायी जमानत प्रदान की है। उल्लेखनीय है कि मां के प्रथम पुण्य स्मरण दिन पर अस्थियों को विसर्जित करने की विधि पूरी करने गडलिंग की ओर से हाईकोर्ट की मुख्य पीठ के समक्ष अस्थायी जमानत के लिए अर्जी दायर की गई थी। मानवीय आधार पर इन कार्यों के लिए हाईकोर्ट ने 13 से 21 अगस्त तक राहत प्रदान कर दी थी, किंतु अब गढ़चिरौली में दर्ज अन्य मामले में जमानत की याचिका पर पुनः अस्थायी जमानत देने की गुहार लगाई गई। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता सुबोध धर्माधिकारी ने कहा कि उक्त मामला राष्ट्रीय जांच एजेंसी कानून 2008 के तहत आने के कारण इसे डबल बेंच के सामने सुना जाना चाहिए। वक्त हो चला है एक ब्रेक का। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए जो देता है फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 degree, 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चोरों के गिरोह ने रास्ते के किनारे पार्क की गई 2 कार को दिन दहाड़े अपना निशाना बनाया। उन्होंने बड़ी चालाकी से सरेआम कारों की खिड़की के कांच तोड़कर नकदी बैग सहित कई कीमती सामान चोरी किए। दोनों वारदातें प्रतापनगर और सीताबड़ी थाना क्षेत्र में हुई। दोनों ही मामलों में पुलिस ने मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। प्रतापनगर पुलिस ने CPWD क्वार्टर सेमिनर हिल्स निवासी राहुल मधुकर राजनकर की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। राहुल मंगलवार की दोपहर 3 बजे के दौरान अपनी कार से त्रिमूर्ति नगर गए थे। यहाँ उन्होंने IDBI बैंक के सामने गाड़ी पार्क की और पास के रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए चले गए।
इसी बीच कुछ चोरों ने उनकी गाड़ी का शीशा तोड़कर कार के अंदर रखे बैग के साथ लैपटॉप, टैब और 18,000 रुपये नकदी चुरा लिए। जब राहुल खाना खाकर लौटे तब उन्हें चोरी का पता चला। उन्होंने तुरंत घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की पड़ताल शुरू कर दी है। वहीं दूसरी घटना सीताबर्डी थाना अंतर्गत टेकड़ी रोड के माहेश्वरी भवन के सामने घटी। यहाँ पुलिस ने सूरी लेआउट जाफरनगर निवासी ताबिश अली रजा की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। ताबिश ने दोपहर 2 बजे अपनी कार को माहेश्वरी भवन के बगल में पार्क कर किसी काम से चले गए। कुछ अज्ञात चोरों ने उनकी कार का शीशा तोड़कर अंदर से लैपटॉप सहित बैग चोरी कर लिया। 4 साल के मासूम की मौत अस्पताल की लापरवाही से हो गई। पिता साजिद शेख ने अपने मासूम बेटे की मौत का जिम्मेदार ठहराते हुए लता मंगेशकर अस्पताल के खिलाफ शिकायत की थी, जिसके बाद नेशनल मेडिकल काउंसिल ने लता मंगेशकर अस्पताल के डॉक्टर प्रतीक, डॉक्टर अलबल, डॉक्टर अंकित के खिलाफ जांच के आदेश जारी कर दिया है। वहीं महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल को 6 महीने में फैसला देने के आदेश भी दिया है। जनता फाउंडेशन के अध्यक्ष काजी जीशान सिद्दीकी ने पत्र परिषद में बताया कि अस्पताल की लापरवाही ने एक पिता से उसके मासूम बच्चे को हमेशा के लिए दूर कर दिया। लापरवाही के खिलाफ जनता फाउंडेशन ने शुरू से ही अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ लड़ाई जारी रखी, जिसके बाद अस्पताल की लापरवाही की जांच करने का निर्णय लिया गया है। अस्पताल पर आरोप है कि लता मंगेशकर अस्पताल द्वारा सुफेन शेख नामक 4 साल के बच्चे के पेट का ऑपरेशन कर केस को बिगाड़ दिया गया था, जिसके बाद से बच्चे को कुछ भी खिलाने पिलाने पर उसका सारा खाना पीना तुरंत ही निकल जाने लगा और ऐसी गंभीर परिस्थिति में जबरन अस्पताल के डॉक्टर प्रतीक, डॉक्टर अलबल द्वारा बच्चे को जबरन डिस्चार्ज कर दिया गया। दूसरे अस्पताल वालों ने बच्चे को इलाज करने से इसीलिए मना कर दिया क्योंकि बच्चे का केस काफ़ी बिगड़ गया था। इसके बाद दोबारा जब बच्चे को लता मंगेशकर अस्पताल में ले जाया गया तो वहां बच्चे को कोरोना पॉजिटिव बताकर अस्पताल में भर्ती करने से मना कर दिया गया। इधर उधर दौड़ धूप में आखिरकार बच्चे की जान चली गई। मैं काजी जीशान सिद्दीकी, जनता फाउंडेशन प्रेसिडेंट। ये पूरा मामला ऐसा है, 4 साल का एक बच्चे की मौत का मामला है। 4 साल के बच्चे को यहाँ पर लता मंगेशकर हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के लिए लाया गया था, सुफेन शेख को। बच्चा जब यहाँ आया था बिल्कुल हेल्दी था, फिट था, फाइन था, बाकायदा हॉस्पिटल में हंसता खेलता दौड़ता हुआ। उसका वीडियो ऑपरेशन के 1 दिन पहले का। बच्चे को जब यहाँ लाया गया था सिर्फ उसकी शौच की प्रॉब्लम थी, वो बाईपास हुआ था उसका शौच का, तो उसको मेन लाइन पे डालने के लिए यहाँ लाया गया था लता मंगेशकर हॉस्पिटल में। जब ऑपरेशन हुआ बच्चे का तो ऑपरेशन पूरे तरीके से बिगड़ गया। ऑपरेशन होने के बाद बच्चे को जो भी खिलाते पिलाते थे उसका तुरंत सब कुछ बह जाता था। जब बच्चा इतनी गंदी कंडीशन में था उसका दोबारा ऑपरेशन किया गया लता मंगेशकर हॉस्पिटल द्वारा। बच्चा बिल्कुल मौत के करीब आ चुका था। बच्चे को कुछ भी खिलाने पर आधे घंटे में जब उसका खाना निकल जा रहा है, ऐसी क्रिटिकल और गंभीर सिचुएशन में लता मंगेशकर हॉस्पिटल द्वारा बच्चे के माँ बाप को ये बोलकर बच्चे को डिस्चार्ज ज़बरदस्ती दिया गया कि तुम्हारा बच्चा एकदम ठीक हो चुका है, तुम उसको यहाँ से लेकर जाओ। बच्चे के माँ बाप ने रिक्वेस्ट करे, उनको नहीं रखा गया, वहाँ से भेज दिया गया। जाने के बाद चंद्रपुर के सरकारी हॉस्पिटल बच्चे को लेकर गया। वहाँ पर डायरेक्ट ये जवाब दिया चंद्रपुर के हॉस्पिटल में डॉक्टर ने कि आपका केस पूरे तरीके से बिगड़ा हुआ है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, जहाँ से आप आए हो आप दोबारा वहीं पर जाइए। दोबारा जब लता मंगेशकर हॉस्पिटल ये आए बच्चे को लेकर के, तो लता मंगेशकर हॉस्पिटल में बच्चे का कोविड टेस्ट किया गया और पॉजिटिव बता के बच्चे को वहाँ से निकाल दिया गया। जबकि हम कोविड पॉजिटिव है बच्चा आपका, जब तक ये नेगेटिव नहीं होता तब तक हम इसका ट्रीटमेंट यहाँ पर नहीं कर सकते। तो मैंने खुद भी उसके बाद बच्चे के माँ बाप ने मेरे से भी कंसल्ट करे, मैं खुद भी उसके बाद लता मंगेशकर हॉस्पिटल गया। तो वहाँ पर मैंने बोला कि सर आप डिस्चार्ज तो कर रहे हो पर बेड्स अवेलेबल कोविड में ऐसी सिचुएशन में नहीं है। तो वहाँ डॉक्टर प्रतीक ने बाकायदा बोला आप चाहो तो मैं आपसे कॉल रिकॉर्डिंग शेयर करूँगा, वो रिकॉर्डिंग है। उसने ये बोला डॉक्टर प्रतीक ने कि हमने मेडिकल में आपके लिए बेड अवेलेबल करवा दिया है, आप बिंदास वहाँ चले जाइए। जब बच्चे को ऐसी गंभीर स्थिति में, ये मैं अप्रैल की बात बता रहा हूँ आपको, ऐसी स्थिति में जब बच्चे को मेडिकल हॉस्पिटल लेकर गए तो वहाँ पता चला कि लता मंगेशकर हॉस्पिटल से यहाँ कोई कॉल नहीं आया है। इससे साफ समझ में ये आता है कि लता मंगेशकर हॉस्पिटल अपना पल्ला झाड़ने ये चाह रहा था कि बस एक बार आप यहाँ से निकल जाओ बच्चे को लेके। फिर मजबूरन हमने इनको मेयो हॉस्पिटल में बेड दिलाए। जब संजय कुमार बालपांडे जी ने इनको बेड दिला करके दिया मेयो हॉस्पिटल में, 3 अप्रैल से लेके 15 अप्रैल तक के बच्चे का कोविड का बाकायदा पूरा ट्रीटमेंट मेयो हॉस्पिटल में चला। उसमें यह भी बताया जा रहा है हमारे को बाकायदा कि वहाँ जब बच्चा इनका एडमिट रहा तो वहाँ की जो मेन सर्जन है डॉक्टर अलबल, वो हफ्ते में 1 या 2 बार वहाँ आती थी।
विजिट देने। बाकी इंटर्न लोग अगर है तो इंटर्न लोग कैसे बच्चे का ट्रीटमेंट करेंगे? बच्चा है, कोई एक्सपेरिमेंट करने की चीज़ नहीं है, जिंदा चीज़ है वो। अभी हमारी मांग तो यही है कि ऐसे डॉक्टर्स का लाइसेंस रद्द हो, ऐसा जो प्रशासन है उन पर सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि ज़्यादातर सबको पता है लता मंगेशकर हॉस्पिटल में बहुत लैंडलॉर्ड लोग नहीं जाते हैं, जिनकी कंडीशन अच्छी नहीं रहती है, सस्ता होने की वजह से वहाँ जाते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है, वहाँ के हॉस्पिटल में मैंने खुद देखा हूँ, इनके टाइम भी मैंने देखा हूँ, बच्चे के माँ बाप 4 बार आवाज़ दे रहे हैं, वहाँ के हॉस्पिटल के डॉक्टर्स मोबाइल में लगे हुए हैं। केंद्र सरकार के केंद्रीय मार्ग निधि के अंतर्गत सिटी के लिए पिछले 6 वर्षों में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 1824 करोड़ रुपए मंजूर कराए हैं। इस निधि से 22 कार्यों को मंजूरी दी गई है। सड़कों के लिए इतनी अधिक निधि इससे पहले कभी नहीं मिली थी। इन 22 कार्यों में से 4 सड़कों का कार्य पूरा हो गया है, जबकि 11 सड़कों का कार्य जारी है। वहीं दूसरी ओर 5 नए कार्य निविदा स्तर पर है, 2 नए कार्य बजट स्तर पर है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रेलवे स्टेशन के पास जयस्तंभ चौक से मानस चौक तक सीमेंट रोड व चौकी की दुरुस्ती का कार्य 234 करोड़ है। यह सड़क 3.63 किलोमीटर लंबी है। महामेट्रो द्वारा ये कार्य किया जा रहा है। फुटाला तालाब में दर्शक दीर्घा सहित अन्य विकास कार्य 2.65 किलोमीटर का है। इसके लिए 112.89 करोड़ के कार्य महामेट्रो को दिए गए हैं। इसी तरह गांधी पुतला, केलीबाग रोड, तुलसीबाग रोड होते हुए रेशमबाग चौक रोड चौड़ाईकरण का कार्य 58.69 करोड़ की लागत से किया जा रहा है। मेयो हॉस्पिटल से सुनील होटल सतरंजीपुरा तक 4.30 किलोमीटर का कार्य 79 करोड़ का है। इसके लिए टेंडर फाइनल हो गया है। नागपुर दिल्ली मार्ग पर जरीपटका में रेलवे उड़ान पुल का कार्य 78.92 करोड़ का है। 5 पौली उड़ान पुल से पहलवान शाह दरगाह उड़ान पुल का भूमि पूजन पिछले दिनों किया गया। ये कार्य 146 करोड़ का है। इसे महारेल को हस्तांतरित किया गया है। इसी तरह अन्य सड़कों सहित उड़ान पुलों का भी कार्य चल रहा है। अजनी में इंटर मॉडल स्टेशन के प्रास्ताविक प्रकल्प के लिए सैकड़ों पेड़ों की कटाई पर आपत्ति जताते हुए हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई। याचिका पर बुधवार को सुनवाई के बाद न्यायाधीश सुनील शुक्रे और न्यायाधीश अनिल किल्लोर ने पेड़ों की कटाई आदि को लेकर दायर की जा रही आपत्तियों पर संबंधित अधिकारी या प्राधिकरण को 8 सप्ताह के भीतर फैसला करने के आदेश दिए। इस संदर्भ में अलग अलग दायर 2 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की गई। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अनिल कुमार मूलचंदानी और मनपा की ओर से अधिवक्ता जैमिनी कासट ने पैरवी की। उल्लेखनीय है कि एक जनहित याचिका में जहां पेड़ों की कटाई से होने वाले दुष्परिणाम को लेकर आपत्ति जताई गई, जबकि दूसरी जनहित याचिका में पूरे प्रकल्प का ही विरोध किया गया। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि इसके पूर्व दिए गए आदेशों के अनुसार याचिका सुनवाई के लिए नहीं रखी जा सकती थी। इसके अलावा भी इस संदर्भ में ट्री अधिकारी की ओर से ही निर्णय लिया जाना है, जिसमें ट्री अथॉरिटी को उनके समक्ष दायर की जा रही आपत्तियों पर सुनवाई का अधिकार है या नहीं, इसे लेकर भी खुलासा करना है। यदि ट्री अथॉरिटी पाए कि उन्हें इस संदर्भ में किसी तरह का अधिकार नहीं है, तो संबंधित प्राधिकरण को आपत्तियां प्रेषित कर सकते हैं। जिस भी प्राधिकरण को इसका अधिकार है, उन्हें आपत्तियों पर जल्द से जल्द निर्णय करना होगा। राज्य सरकार लंबे समय से इंडोर गेम्स प्रैक्टिस की अनुमति देने में टालमटोल कर रही थी। कोरोना की तीसरी लहर से बचाव के लिए मनपा और जिला प्रशासन की ओर से इंडोर हॉल खोलने की अनुमति नहीं थी। इससे खिलाड़ियों को नुकसान उठाना पड़ रहा था। लेकिन खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और एसोसिएशन की ओर से लगातार उठ रही मांगों को देखते हुए राज्य सरकार की ओर से जारी आदेश में इंडोर गेम्स प्रैक्टिस की छूट दी गई है, जिसे मनपा और जिला प्रशासन ने ज्यों का त्यों लागू कर दिया। इससे खिलाड़ियों को आगामी टूर्नामेंटों में तैयारी के साथ हिस्सा लेने में मदद मिलेगी। शहर के इंडोर खेल के खिलाड़ी, प्रशिक्षक और प्रशंसक मनपा और जिला प्रशासन से लगातार इंडोर हॉल खोलने की मांग कर रहे थे। उन्होंने इसके मद्देनजर कई बार मनपा आयुक्त बी राधाकृष्णन भी और जिला अधिकारी से मुलाकात कर प्रैक्टिस की अनुमति देने की मांग की, लेकिन हर बार उन्हें आश्वासन का लॉलीपॉप ही मिला। इस बीच बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने घरेलू सत्र का कार्यक्रम जारी कर सिटी के इंडोर गेम्स के प्रतिभाशाली और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के लिए मुश्किल बढ़ा दी। ज्ञात हो कि दूसरे राज्यों के खिलाड़ी पहले ही इंडोर गेम्स प्रैक्टिस शुरू कर चुके हैं। ऐसे में नागपुर के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्पर्धा में पिछड़ने का डर था। बैडमिंटन, टेबल टेनिस और अन्य इंडोर गेम्स के खिलाड़ियों के हित को देखते हुए मनपा और जिला अधिकारी कार्यालय के हस्तक्षेप के बाद राज्य सरकार द्वारा प्रैक्टिस की अनुमति मिलने के बाद इसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। तो दोपहर के प्राइम टाइम न्यूज में अभी इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार।